जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखोगे कि आखिर मानव में पाचन हो कैसे रहा है। दोस्तों, आपको पता ही होना चाहिए कि आप जो भोजन खाते हो आखिर उसका क्या होता है अंदर जाके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सब कुछ सीख जाओगे। ये जो वीडियो था वो क्लास 10th के लिए है, क्योंकि दोस्तों आप क्लास 10th के अंतर्गत कल से मैंने आपको स्टार्ट किया था जैव प्रक्रम। आपने जैव प्रक्रम के अंतर्गत एक पोस्टर पढ़ा था जिसे हम प्राणी संपोषण के नाम से जानते हैं। उस प्राणी संपोषण में क्या था, पहले भोजन को अंतर्ग्रहण किया जाता है, उसके बाद भोजन का पाचन होता है, जिसमें आपने कल की ही वीडियो में सीख लिया था कि अमीबा में पाचन कैसे हो रहा है। और दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखोगे मनुष्य यानी आप और हम लोगों में कैसे हो रहा है पाचन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस आप यही सीखोगे, इसलिए आपसे विनती है आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। दोस्तों, मनुष्य में पाचन सीखने के लिए आपको ये पॉइंट याद होने चाहिए क्रम के अनुसार, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये क्या है दोस्तों, ये दर्शा रहे हैं पहले आपका भोजन मुख में जाएगा, फिर ग्रास नली में जाएगा, फिर आमाशय में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा, गुदाद्वार में जाएगा। आप लोग सोच रहे हो क्या है ये शब्द, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, पर चिंता की कोई बात नहीं, जब आपका भाई आपके साथ है। अब आप देखोगे आखिर मुख में क्या क्या हो रहा है वो देखोगे। तो दोस्तों, आपका जो फर्स्ट पॉइंट है मुख, दोस्तों आपको ये क्रम के अनुसार ही याद होने चाहिए, तभी दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप याद कर सकते हो या आप नोट भी कर सकते हो। तो आपकी अगर पहली बात की जाए दोस्तों मुख में, तो मुख में क्या हो रहा है दोस्तों, अगर बात की जाए पाचन की, तो पाचन हमारा मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। कहां से स्टार्ट हो जाता है? मुख से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मेनली आप देखोगे कि आखिर आपका ये जो मुख है इसमें तीन चीजें हैं जो आपको ये पता होनी चाहिए। अब आप सोचोगे हमारे मुख में भी तीन चीजें, हमने तो कभी गौर ही नहीं किया। नहीं, आपने किया होगा, मैं तो एक जोक सुना रहा था आपको। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, इसको समझना है कि आखिर हमारा मुख में क्या हो रहा है। तो मुख में दोस्तों आपके होते हैं दांत, देख लेना मुख में ये कहीं और है तो मुख में ही होंगे, दांत होते हैं। उसके बाद होता है दोस्तों जीभ, दांत, जीभ और लार। ये तीन चीजें हैं दोस्तों जो आपको मुख के अंतर्गत पढ़नी है। अब दोस्तों आपके दांत, आप जो दांत यानी भोजन को चबाते हो, फाड़ते हो, सेब खाते हो, पटाखे खाते हो, जो कुछ भी खाते हो, टिक्की, समोसे, ईटीसी, यानी दोस्तों आप दांतों से चबाते होगे ना भोजन को, आखिर वो दांत कितने प्रकार के हैं वो सीख लीजिए। तो दोस्तों आपके जो दांत होते हैं, क्या जो आपके दांत है वो मेनली चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। एक होता है कृंतक, कृंतक दांत। और मनुष्य के एक जबड़े में दोस्तों 16 दांत होते हैं, ये भी याद रखना। और एक होता है कृंतक दांत, एक होता है दोस्तों रदनक दांत, रदनक दांत। अब आपने देख लिया कृंतक दांत को, देख लिया रत्नक दांत को, देख लिया। नंबर 3 होता है चवर्णक दांत, चवर्णक दांत। और एक होता है दोस्तों अग्रचर्वणक दांत, यानी इसके आगे अग्र लगा देना है वर्ष, अग्रचर्वणक दांत। तो आपने देखा दोस्तों आपके जो दांत थे वो भी चार प्रकार के हैं, जिसमें से आपने देखा है कृंतक दांत, रत्नक दांत, चवर्णक दांत और अग्रचर्वणक दांत। दांतों का काम क्या है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, पीसना, फाड़ना, भोजन को काटना, तोड़ना, मरोड़ना, ये सब आपको कौन करता है? आपके दांत ही करते हैं। जो कि दोस्तों आपके दांत की जो बहुत ही सिंपल सी बात थी आपने देख लिया। अब मैं बात करूंगा कि आखिर दोस्तों जो ये जीभ है, आपकी जीभ, इसका कार्य क्या है। दोस्तों आप क्या करते होंगे, आपने कभी कुछ चीज खाई, अब जब आपको कभी कभी मीठा लगता होगा तो आप खुश हो जाते हो, कड़वा लगता है तो आप थोड़े दुखी हो जाते हो, किसी किसी को पसंद होता है, और नमकीन लगता होगा। तो दोस्तों आपने कभी गौर किया है कि आपका जो मीठा लग रहा है, यानी जो आपका स्वाद, जो वस्तु आप खा रहे हो वो आपको मीठी लग रही है, वो आखिर आपकी जीभ में कहां पर लग रही है? आपने इस बात का गौर किया? अगर नहीं किया है तो आज कर लो, कौन सी बड़ी बात है। तो दोस्तों जीभ में स्वाद के अंकुर होते हैं, यानी स्वाद रेखाएं होती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये आपकी जीभ है, ये आपकी जीभ है। तो दोस्तों अब मैं ये बताऊंगा कि आखिर आप कैसे जानते हो कि कौन से हिस्से पर मीठा लगेगा, कौन से हिस्से पर कड़वा लगेगा, और कौन से हिस्से पर आपको मीठा लगेगा। तो दोस्तों आप देखिए, जो आपका इतना हिस्सा होता है, इतना, अब थोड़ा एडजस्ट कर लेना अपनी जीभ के हिसाब से, ये होता है मीठा वाला,
यानी दोस्तों यहाँ पर जो चीज होगी वो आपको मीठा लगती है। कैसी लगती है? मीठा, यानी मीठा। अब दोस्तों यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर इतना, ये दोनों एक ही बात है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जो लगता है वो लगता है आपको नमकीन। कैसा लगता है? नमकीन। यहाँ पर आपको कोई चीज नमकीन लगती है और दोस्तों यहाँ पर लगती है आपकी कोई चीज खट्टा। क्या लगता है? खट्टा। ये बात खट्टे की चलिए दोस्तों, चाहे एक साइड हो या दो साइड, बात एक ही है। यहाँ पर लगता है आपको खट्टा और दोस्तों इतना जो बीच में होता है यहाँ पर लगेगा आपको कड़वा। कैसा लगेगा दोस्तों? कड़वा। यहाँ पर लगता है आपको कड़वा। तो अब आपने अपनी जीभ के बारे में सीखा कि हमारी जीभ थी जिसमें अलग अलग हिस्सों में हमें अलग अलग प्रकार का स्वाद मिल रहा था। तो जीभ की भी कोई ज्यादा अहम भूमिका थी जो आपने सीख लिया कि आखिर जीभ में क्या क्या हो रहा है। अब उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों लार की, आखिर ये लार की क्या भूमिका है, तो दोस्तों आप लार को समझ लीजिए। मैं लार को यहाँ पर डिस्क्राइब कर दे रहा हूं। दोस्तों लार, आखिर दोस्तों लार में क्या होता है? लार ग्रंथियां होती है। क्या होती है? लार ग्रंथि। और ये दोस्तों जो ग्रंथियां होती है ये रस को स्रावित करती है। कौन से? ये जो ग्रंथियां हैं वो दोस्तों एंजाइम निकालती हैं। तो दोस्तों इसमें जो लार ग्रंथि में, जो लार में आपका एंजाइम होता है वो टाइलिन एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। कौन सा एंजाइम होता है दोस्तों? टाइलिन एंजाइम होता है। यहां तक यानी दोस्तों मुख तक आपकी बहुत ही ज्यादा छोटी सी बात थी जो आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों आपका मेन पाचन स्टार्ट होने वाला है, इसलिए अब आप अपनी कुर्सी को सही से बैठ जाइए क्योंकि आज आप सीखने जा रहे हो कुछ नया। तो दोस्तों अब आप देखोगे, आखिर अगर आपको यहाँ पर कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे ग्रास नली। आखिर ये ग्रास नली क्या होती है वो भी आप सीखोगे क्योंकि आज की वीडियो में आपको सीखना है सब कुछ। अब मैं इसको साफ किए दे रहा हूं। अब आप देखोगे क्या कि दोस्तों आपकी ग्रास नली यानी जो दूसरा भाग क्या है दोस्तों, आपका दूसरा भाग है ग्रास नली। अब यहां ग्रास नली में क्या हो रहा है दोस्तों? ग्रास नली का जो मुख्य कार्य है, अगर मैं आपको ये 25 से लगभग, पहले ये देख लीजिए, ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी दोस्तों? 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये लगभग दोस्तों 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। आखिर ग्रास नली का कार्य क्या है दोस्तों? ये रास्ता समझ लीजिए जो आपका भोजन क्या होता है मुख से अमाशय तक पहुंचाता है, वही ये एक रास्ता है। आखिर ग्रास नली के भीतर क्या होता है वो देखिए दोस्तों। अब आपको मेन चीज है समझने वाली, जो आपको समझना यानी आपको आना चाहिए। तो दोस्तों ये आपकी ग्रास नली है। तो दोस्तों ग्रास नली की जो लंबाई होती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। अब मैं बात करूं इसका दोस्तों मुख्य कार्य क्या है। इसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य जो कार्य है वो ये है दोस्तों, भोजन मुख से आमाशय तक पहुंचाना। आमाशय तक, भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाना। दोस्तों ये होता है इसका मुख्य कार्य। यानी दोस्तों आपकी ग्रास नली का मुख्य कार्य ये है भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। ये जो ग्रास नली का सिस्टम रहेगा वो भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचा देती है। अब दोस्तों मेनली बात की जाए ग्रास नली की, तो ग्रास नली दोस्तों एक संकरीय पेशी है। कैसी पेशी? संकरीय पेशी। ये एक संकरीय पेशी होती है, संकरीय पेशी होती है। आपको अगर पूछ लिया जाए ग्रास नली कैसी पेशी है तो आपको पता होना चाहिए एक संकरीय, ये दोस्तों एक संकरीय पेशी होती है जो आपको याद होना चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों, आपने ग्रास नली के बारे में सोच लिया होगा कि ये सिस्टम था कि हमारे मुख से ही जैसे दोस्तों भोजन जाता है ग्रास नली में, ग्रास नली क्या करती है दोस्तों, उस भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचा देगी। कहां पहुंचा देगी दोस्तों? मुख से आमाशय तक ग्रास नली भोजन को पहुंचा देती है। अब दोस्तों जो ग्रास नली में क्या होता है दोस्तों, कुछ होता है सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, ग्रास नली में होती है श्लेष्मा ग्रंथि। और ये श्लेष्मा क्या करता है दोस्तों, भोजन को लसीला यानी लसदार बना देता है जो आसानी से चला जाता है। क्या दोस्तों ग्रास नली होती है, उसमें होती है क्या श्लेष्मा ग्रंथि। वो श्लेष्मा ग्रंथि को श्लेष्मा को स्रावित करती हैं
और वो श्लेष्मा क्या करता है, भोजन को लसदार यानी लसीला बना देता है, जो दोस्तों आराम से अमाशय तक में पहुंच जाता है। ये थी दोस्तों आपकी ग्रास नली की भूमिका। अब दोस्तों आपका नंबर तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है वो देखिए। नंबर 3 पॉइंट ये कह रहा है कि हाँ भाई अमाशय, मैं कब का बैठा हूं यहाँ पर, मुझे भी तो पढ़ो। तो नंबर 3 यानी अब बात करेंगे हम अमाशय की, अमाशय की। अब ये अमाशय की क्या भूमिका है। अमाशय दोस्तों एक जे आकार की जैसी होती है, लगभग जे आकार की जैसी, जे आकार की। अब देखिए दोस्तों अमाशय का कार्य क्या है। दोस्तों अमाशय एक रस को स्रावित करती है, जिसे हम जानते हैं जठर रस के नाम से। ये दोस्तों एक रस को स्रावित करती है, क्या करती है, रस को स्रावित करती है, जिसे हम जठर रस कहते हैं। कौन सा रस कहते हैं दोस्तों, जठर रस। अब आपका प्रश्न ये होगा कि आखिर ये जठर रस का कार्य क्या है और ये अमाशय में हो क्या रहा है, वो सब कुछ सीखोगे। बस ज्यादा दिमाग मत लगाना, आसानी से वीडियो को देखिए। तो दोस्तों जठर रस क्या करता है, 3 प्रकार के एंजाइम को निकालता है। रस का कार्य है एंजाइम को स्रावित करना। तो ये दोस्तों 3 प्रकार के एंजाइम दिखा रहा है, कौन, जठर रस। पहला होता है पिप्सिन, पहला होता है दोस्तों पिप्सिन। क्या है पिप्सिन, पहला ये पिप्सिन निकालता है। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एंड होता है ग्लूकोज, जिसे हम श्लेष्मा कहते हैं, श्लेष्मा। अब दोस्तों सीखिए दोस्तों, इसमें एक जठर रस होता है, जिस रस में एक रेनिन एंजाइम भी पाया जाता है। रेनिन एंजाइम दोस्तों दूध का पाचन करता है, दोस्तों वो प्रोटीन का पाचन करता है, जो कि दोस्तों बच्चों में होता है, और ये इसका उत्पादन 2 साल की उम्र तक ही होता है, उसके बाद नहीं होता है। तो आपको बस ये पढ़ना है पिप्सिन को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को और श्लेष्मा को। अब दोस्तों पिप्सिन का कार्य क्या है, आपके शरीर में जो आपका ये एंजाइम है पिप्सिन, आखिर इसका कार्य क्या है। इसका कार्य मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना। किसका, प्रोटीन का पाचन करना, प्रोटीन का पाचन करना। किसका दोस्तों, प्रोटीन का पाचन करना। पिप्सिन का कार्य क्या है, प्रोटीन का पाचन करना। ये जो पिप्सिन एंजाइम होगा प्रोटीन का पाचन करेगा। लेकिन दोस्तों ये कहता है मैं पाचन तब करूंगा जब मुझे कुछ मिलेगा। ये क्या कहता है, मैं प्रोटीन का पाचन करूंगा, लेकिन कब करूंगा, तो ये दोस्तों कहता है अगर माहौल अम्लीय होगा। कैसा दोस्तों, ये कहता है अगर माहौल अम्लीय होगा, अम्लीय यानी अम्लीय वातावरण होगा, वातावरण। दोस्तों ये कहता है, कौन कहता है, पिप्सिन, कि मैं प्रोटीन का पाचन तो कर दूंगा, लेकिन मुझे माहौल यानी वातावरण वो चाहिए, वो मुझे अम्लीय वातावरण चाहिए। तो आखिर हमारा जठर रस पढ़ रहे थे, जठर रस में 3 प्रकार के जो एंजाइम थे, पिप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा। तो दोस्तों पिप्सिन का जो कार्य था वो ये था प्रोटीन का पाचन करना। अगर ये प्रोटीन का पाचन कब करेगा, जब माहौल अम्लीय होगा यानी वातावरण अम्लीय होगा। अब प्रश्न ये आता है कि आखिर अम्लीय वातावरण आता कहां से है, तो आपको बताना होगा। क्या आप सोच पा रहे हो। तो दोस्तों जो अम्लीय वातावरण प्रदान होता है वो यहाँ से होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। ये क्या करता है दोस्तों, भोजन को अम्लीय बनाता है यानी अम्लीय वातावरण देता है, भोजन को अम्लीय वातावरण देता है। यानी दोस्तों भोजन को अम्लीय वातावरण कौन देता है, तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो क्या करता है दोस्तों, भोजन को अम्लीय वातावरण दे रहा है। क्या कर रहा है, भोजन को अम्लीय वातावरण दे रहा है। अब बात की जाए आखिरी श्लेष्मा का कार्य क्या है। श्लेष्मा दोस्तों ये समझ लीजिए, जैसे आपके शरीर में जो एसिड से आपको यानी अम्ल से कोई आपको दिक्कत यानी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए दोस्तों क्या करता है, ये अमाशय की आंतरिक स्तर पे सुरक्षा करता है। यानी ये सोच लीजिए आप, अमाशय की सुरक्षा करता है। क्या करता है दोस्तों, सुरक्षा करता है, अमाशय की ये सुरक्षा करता है। यानी इसका कार्य क्या है दोस्तों, अमाशय की सुरक्षा करना। तो दोस्तों आपने नंबर 3 जो अमाशय देख रहे थे वो भी आपने सीख लिया। पिप्सिन था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, श्लेष्मा था जो कि प्रोटीन का पाचन कर रहा था, लेकिन माहौल से अम्लीय वातावरण चाहिए। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था ये भोजन को अम्लीय वातावरण प्रदान कर रहा था, और श्लेष्मा था ये अमाशय की आंतरिक स्तर पर सुरक्षा प्रदान कर रहा था, जो आपने सीख लिया। अब भाई ये चौथे भाई साहब कौन है, जिन्हें हम कहते हैं छोटी आंत। आखिर ये छोटी आंत का क्या सिस्टम है वो पढ़ोगे अब आप। अगर आपको कुछ लिखना है तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। अब मैं इसको साफ करने वाला हूं, तो दोस्तों चलो अब इसको साफ करते हैं। अब देखेंगे हम लोग की छोटी आंत में क्या हो रहा है। ये छोटी आंत का क्या सिस्टम है वो देखोगे, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सरल
और एकदम सिंपल सा है, छोटी आंत। अब ये छोटी आंत क्या कहना चाहती है वो देखिए, ये रहा आपका छोटी आंत, ये लिख दिया मैंने छोटी आंत। दोस्तों छोटी आंत मुख्यतः 3 प्रकार की है। पहला यूडियम, दूसरा जिजनियम और तीसरा होता है एक और नाम जो आपको बताना होगा कमेंट में। तो दोस्तों अब आप देखिए कि जो आपकी छोटी आंत है इसका एक प्रकार होता है यूडनियम, ब्लू मार्कर का यूज करता हूं। इसका एक प्रकार होता है दोस्तों यूडनियम। क्या? यूडनियम, यूडियम, यूडियम। अब दोस्तों आप क्या पढ़ रहे थे छोटी आंत में, लेकिन अभी तक आपको एक चीज बता दूं, आपका पहले भोजन कहाँ गया? मुख में। मुख के बाद आपने देखा था हमारा भोजन ग्रास नली में पहुंच गया। ग्रास नली में पहुंचने के बाद आपका भोजन कहां पर पहुंच गया दोस्तों? ग्रास नली में पहुंचने के बाद आपका भोजन आमाशय में आया। अब जितना आमाशय में पचना था पच गया, उसके बाद आ गया छोटी आंत में। अब देखो छोटी आंत में क्या होता है दोस्तों, सर्वाधिक पाचन। सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? हमारी छोटी आंत में ही होता है सर्वाधिक पाचन। और इसकी दोस्तों औसत लंबाई, इसकी जो औसत लंबाई होती है वो भी आप लिख लो। इसकी लगभग औसत लंबाई होती है 7 मीटर। कितनी? 7 मीटर होती है। औसत लंबाई कितनी होती है? 7 मीटर होती है। अब देखिए ये थी छोटी आंत। क्या थी? छोटी आंत। छोटी आंत में जिसका एक पार्ट होता है यूड्रीनियम। क्या? यूडियम। दोस्तों जो 2 पार्ट है वो आप नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट कक्षा में पहुंचोगे तब देखोगे। यूडियम। अब दोस्तों यूडियम में क्या होता है? दूसरा होता है जिजनियम और एक और होता है जो आपको कमेंट में बताना है। अब दोस्तों यूडियम, यूडियम का कार्य क्या है वो देखिए। यूडियम दोस्तों, यूडियम में 2 ग्रंथियां होती हैं। क्या? 2 ग्रंथियां। एक होती है यकृत, यकृत ग्रंथि, एक होती है यकृत ग्रंथि और एक होती है अगन्याशय ग्रंथि। अगन्याशय ग्रंथि। अब देखिए आप क्या देख रहे थे? छोटी आंत को देख रहे थे। किसको? छोटी आंत को। छोटी आंत का आपका एक पार्ट था जो आपको देखने की जरूरत है। क्या? यूडियम। यूडियम में दोस्तों 2 प्रकार की ग्रंथियां, एक है यकृत ग्रंथि और एक है अगन्याशय ग्रंथि। अब देखोगे दोस्तों आखिर आप कि हमारी यकृत ग्रंथि का कार्य क्या है और अगन्याशय ग्रंथि का कार्य क्या है, यानी ये हमारे भोजन में किस प्रकार की भूमिका निभाता है, अब आपको वो सीखने की जरूरत है। तो दोस्तों यूडनियम हो गया। अब आप पढ़ोगे यकृत ग्रंथि को। किसको? यकृत ग्रंथि को। यकृत ग्रंथि को। तो दोस्तों देखो अब यकृत ग्रंथि का कार्य होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये यकृत ग्रंथि ये दोस्तों क्या करती है? पित्त रस को निकालती है। क्या? किसको? सीखते रहना मेरे प्यारे साथियों। पित्त रस को निकालती है। यकृत ग्रंथि क्या करती है? पित्त रस को निकालती है यानी स्रावित करती है। यकृत ग्रंथि क्या कर रही है दोस्तों? ये क्या कर रही है? पित्त रस को निकालती है। यानी यकृत ग्रंथि का जो मुख्य कार्य ये है, ये पित्त रस को निकालेगी। और दोस्तों पित्त रस क्या करते हैं? ये देखो अब ये भी सामने नहीं बैठे, ये पित्त लवण को बनाते हैं। पित्त रस क्या कर रहे हैं? ये दोस्तों पित्त लवण को बनाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? ये पित्त लवण को बनाते हैं। आपने देखा आपकी यकृत ग्रंथि दोस्तों मानव पाचन की सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे बड़ी ग्रंथि भी यही होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ये भी आपको ध्यान रखना क्योंकि एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा जा सकता है यकृत ग्रंथि कैसी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब देखो दोस्तों यकृत ग्रंथि क्या कर रही थी? पित्त रस को निकालती थी। और ये पित्त रस क्या कर रहा था दोस्तों? पित्त लवण को बना रहा था। क्या कर रहा था? पित्त लवण को बना रहा था। अब आप पूछोगे कि आखिर इस पित्त लवण यानी पित्त लवण का कार्य क्या है दोस्तों? पित्त लवण का कार्य ये है, ये क्या करता है? वसा की, पित्त लवण क्या करता है दोस्तों? वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। छोटी छोटी 2 बार है इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। इसका मतलब ये 1-2 बार छोटी छोटी लिखा हुआ है। छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। क्या कर देता है दोस्तों? तोड़ देता है।
अब आपने देखा दोस्तों पित्त लवण का कार्य ये है कि दोस्तों ये जो है वो पित्त लवण क्या कर रहे थे, वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों आप ये समझ लीजिए, ये आपकी क्या है, वसा की बड़ी गोलिका है। तो जैसे यहाँ पे पित्त लवण आएंगे तो ये वसा की छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, छोटी छोटी, यानी देखो दोस्तों यहाँ पर छोटी छोटी गोलिकाओं में टूट गई है। और दोस्तों ये जो छोटी छोटी गोलिका होती है इसे ही हम कहते हैं इमल्सीकृत वसा। यानी दोस्तों जो छोटी छोटी वसा में के रूप में तोड़ी जाती हैं गोलिकाएं, उसे को हम कहते हैं इमल्सीकृत वसा। क्या दोस्तों, इमल्सी, इसको कहते हैं इमल्सीकृत वसा, इमल्सीकृत वसा। अभी आप देखोगे दोस्तों कि इमल्सीकृत वसा का पाचन कैसे हो रहा है। दोस्तों आपने देख लिया था वसा की बड़ी बड़ी गोलिका, पित्त लवण क्या कर रहे थे, वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को तोड़ रहे थे, जो कि छोटी, दोस्तों वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को तोड़कर छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देते थे। उसके बाद क्या होता था, ये छोटी छोटी गोलिकाएं हैं, इन्हीं को इमल्सीकृत वसा कहते हैं। जैसा कि आप समझ गए कृत का कार्य क्या था, वो भी आसान शब्दों में और आसानी से। अब आप देखोगे कि आखिर ये अगन्याशय का क्या काम है। अगन्याशय, अब आप पढ़ोगे किसको, अगन्याशय को। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको अगर यहाँ से कुछ लिखना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो हमारा एक ही काम सॉल्व करने का, फिर लिखने का। तो दोस्तों अगर आपको कुछ करना हो तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह वगैरह जो लेना हो ले लीजिए। तो आपने ले ली होगी आई होप। अब हम इसको करते हैं साफ। अब देखो कि आखिर ये अगन्याशय क्या कर रहा है। अगन्याशय कर क्या रहा है, क्या देखोगे दोस्तों। अब ये अगन्याशय का कार्य क्या है, इसका जो एक ग्रंथि थी अगन्याशय, अगन्याशय। दोस्तों अब मैं बताऊं, अगन्याशय मैं पहले ही बता दिया था, ये दोस्तों ग्रंथि होती है और ये दोस्तों एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है, मिश्रित, मिश्रित ग्रंथि। ये दोस्तों एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि क्या होती है वो देखिए दोस्तों। मिश्रित ग्रंथि मतलब दोस्तों उसमें अंतःस्रावी ग्रंथि भी मिली होगी और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी होती है। क्या दोस्तों, अब आप देख रहे हो मिश्रित ग्रंथि को, तो मिश्रित ग्रंथि देख लीजिए। इसमें क्या होगा दोस्तों, एक होगी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, एक है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक है बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि। ये मेन दो ग्रंथियां हैं। अब आप देखिए कि आखिर ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये क्या करती है दोस्तों, वो देखिए। ये दोस्तों जो अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य है हार्मोन को बनाना। किसको, हार्मोन को बनाना। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करती है, हार्मोन को बनाती है। किसको, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो हार्मोन को बनाएगी। और इसमें जो हार्मोन होता है वो होता है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन। अब जो आपने देखा कि आपकी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसमें हार्मोन पाया जाता है, और वो कौन सा हार्मोन है, वो है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन। अगर दोस्तों इसका कमी होती है तो हमें डायबिटीज यानी शुगर रोग हो जाता है। कौन सा रोग, इसकी कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है, शुगर यानी डायबिटीज हो जाती है। तो आपने देखा दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो मेनली एंजाइम को करती हैं रिलीज। एंजाइम क्या होता है दोस्तों, इसमें जो एंजाइम होता है वो इंसुलिन, सॉरी दोस्तों, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो हार्मोन को बनाती हैं, और इसमें जो हार्मोन होता है वो इंसुलिन हार्मोन होता है। अगर हमारे शरीर में इसका जो उतार चढ़ाव होता है, इसकी कमी से हमें हो जाता है शुगर यानी डायबिटीज रोग। अब आप पढ़ोगे दोस्तों बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होती है। दोस्तों बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, इसका जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है, एंजाइम को निकालना, एंजाइम को बनाना, यानी एंजाइम को स्रावित करती है, एंजाइम को बनाना। क्या दोस्तों, एंजाइम को बनाना। और दोस्तों ये जो एंजाइम बनाते हैं वो तीन प्रकार के हैं। कितने प्रकार के दोस्तों, तीन। कितने एंजाइम बना रही है, तीन। यानी बाह्यस्रावी ग्रंथि कितने एंजाइम बना रही है, तीन। पहला होता है दोस्तों, वो देखिए अब हम आपको बताएं दोस्तों क्या क्या होता है इसमें, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, और क्या होता है लास्ट वाला जो आपको बताना है, लाइपेज। क्या पहला होता है दोस्तों, एमाइलेज, एमाइलेज। दूसरा होता है दोस्तों ट्रिप्सिन, और तीसरा होता है लाइपेज। क्या होता है, लाइपेज।
अब 3 प्रकार के आपके एंजाइम हैं, जो एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं किसमें, वायस्रावी ग्रंथि में। 3 प्रकार के एंजाइम निकालती है हमारी छोटी आंत के अंतर्गत। तो दोस्तों आप देखोगे आखिर ये एमाइलेज, इसका कार्य क्या है दोस्तों, आपके शरीर में जो कुछ भी कार्बोहाइड्रेट है, क्या दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, आपके शरीर में जो कुछ भी कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन कौन करता है दोस्तों, उसका पाचन यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है कौन सा एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम। एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, तो आपको तुरंत बताना है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज एंजाइम करता है, जो कि आसान सी बात थी। अब आप देखोगे आखिर ट्रिप्सिन का कार्य क्या है, इसका कार्य है प्रोटीन का पाचन करना। किसका, प्रोटीन का पाचन करना। अगर दोस्तों आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो आपने एक चीज देखी थी, ट्रिप्सिन था वो भी प्रोटीन का पाचन कर रहा था, अब ये ट्रिप्सिन है ये भी प्रोटीन का पाचन कर रहा है। ये क्या चीज होगी, दो बार प्रोटीन का पाचन। दोस्तों आपने वहां पर गौर किया था, मैंने आपको बताया था जो ट्रिप्सिन जो कर रहा था प्रोटीन का पाचन, उसके लिए एक उसको माहौल चाहिए था जिसे हम अम्लीय वातावरण कह रहे थे। यानी दोस्तों जो ट्रिप्सिन था वो अम्लीय वातावरण में प्रोटीन का पाचन कर रहा था, वहीं आपका जो ट्रिप्सिन है इसे कोई वातावरण की जरूरत नहीं है। यानी दोस्तों कोई सा भी वातावरण हो, ये भैया प्रोटीन का पाचन करेगा, यानी करेगा और 100% करेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ट्रिप्सिन है प्रोटीन का पाचन करता है। अब मेरे जैसा अगर कोई एग्जामिनर हुआ तो वो कहेगा एक ऐसे एंजाइम का नाम बताओ जो किसी भी हालत में प्रोटीन का पाचन करता है, तो आप लोगों को बता देना है क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो अपने दोस्त से, तो आपको तुरंत बताना है ट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि दोस्तों क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी हो, ये डटा रहेगा, मतलब ये दोस्तों हार नहीं मानता, इसीलिए इसको दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम कहते हैं। अब आप पढ़ोगे लाइपेज। लाइपेज एंजाइम क्या होता है दोस्तों, अभी आपने देखा था एक बड़ी बड़ी वसा की गोलिकाएं थी जो छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ रही थी, तो बताओ उन्हें हम क्या कह रहे थे, जी हाँ दोस्तों इमल्सीकृत वसा। क्या कह रहे थे, इमल्सीकृत वसा। तो दोस्तों ये लाइपेज एंजाइम बनने का कारण ये है कि दोस्तों इमल्सीकृत वसा का पाचन यही करता है। क्या करता है दोस्तों, इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। क्या करता है, इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। क्या करता है दोस्तों, इमल्सीकृत वसा का पाचन जो करता है वो कौन सा एंजाइम करता है, लाइपेज एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। दोस्तों जो आपका मुख्य पाचन था, सर्वाधिक पाचन था, वो सब कुछ इसी छोटी आंत में होता है। अब हम बात करें कि बड़ी आंत और गुदाद्वार में क्या होता है। बड़ी आंत और गुदाद्वार में दोस्तों अब आप समझ लीजिए, जो आपकी बड़ी आंत है दोस्तों, जैसे मान लीजिए छोटी आंत में जो भोजन नहीं पचा बड़ी आंत में जाता है और उसमें दीर्घ रोम होते हैं, वो जल से अपघटन करते हैं और बेकार पदार्थ को गुदाद्वार में भेज देती हैं। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, बड़ी आंत यू जैसी आकार की होती है, वो आपको ध्यान रखना है। और बड़ी आंत की कितनी लंबाई होती है वो आपको कमेंट में लिखनी है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आप बड़ी आंत का कार्य क्या था, इसमें दीर्घ रोम होते हैं जो दोस्तों जल का अवशोषण होता है, जिससे क्या होता है दोस्तों भोजन पहुंच जाता है बेकार तक गुदाद्वार में। गुदाद्वार से क्या होता है दोस्तों, जैसा ही बेकार पदार्थ है, जैसे हमारे शरीर में जितना भी बेकार पदार्थ है वो गुदाद्वार से बाहर निकल जाता है। ये सिस्टम था दोस्तों मनुष्य में पाचन का, जो कि इस प्रकार से हो रहा है। अब आप लोग बताइए आखिर आपने पाचन कितना सीख लिया और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको मिलेंगे इसी टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।